नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। समझेंगे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी कि क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हमारे शरीर में हो जाती है, और किन वजहों से, यानी कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से ये समस्या हमारे शरीर में हो जाती है, और आखिर में हम समझेंगे इसके ट्रीटमेंट यानी कि इसके इलाज के बारे में। बात करें अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, तो ये पूरी तरह से हमारे इंटेस्टाइन में होने वाली समस्या है। इंटेस्टाइन का मतलब होता है हमारी आंतें। हमारी जो आंतें होती है वो दो तरह की होती है हमारे शरीर में। पहली होती है बड़ी आंत और एक होती है छोटी आंत, यानी कि एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन और एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो समस्या है यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो समस्या है ये पूरी तरह से बड़ी आंत में होने वाली समस्या यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाली समस्या है। अब चूंकि लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाली समस्या है तो आइए हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमारी आंतें कैसे दिखती हैं, यानी कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, किस तरह से ये परफॉर्म करती हैं, और साथ ही साथ किस जगह पे ये समस्या यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो जाती है। तो आइए हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो आपको ये फिगर दिख रहा है ये होती है हमारी आंतें, यानी कि जो हमारे पेट में, यानी कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है जिसके अंदर खाने का पाचन होता है, वो जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें जो मोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा, ये आगे से गया हुआ फिर ऐसे घूम के आया है, इसको बोलते हैं बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर ही उपस्थित होती है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। ये जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है, 5 से 6 मीटर की हो सकती है, और जो बड़ी आंत होती है ये 1 से 1.5 मीटर की हो सकती है। आप कहेंगे कि बड़ी आंत, छोटी आंत जो है उसकी लंबाई ज़्यादा है तो इसको आपने छोटी आंत कहा, और जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई तो कम है, तो आप बड़ी आंत कैसे कह रहे हैं। देखिए इसकी जो इसका जो नाम है एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन या फिर बड़ी आंत, वो इसकी लंबाई की वजह से नहीं, इसकी मोटाई की वजह से होता है। देखिए इंटेस्टाइन जो होता है वो पूरी तरह से पाइप जैसी ही आकृति होती है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो ये मोटी पाइप होती है, ठीक, मोटी पाइप होती है, ऐसे 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 सिकुड़न जैसे कुछ बनी हुई होती है, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बड़ी आंत। और जो छोटी आंत होती है बेसिकली वो उसकी मोटाई के ऊपर, ठीक है, जो पाइप जैसे आकृति है या पाइप जैसा जो स्ट्रक्चर है उसकी मोटाई कितनी है, उसकी जो है डायमीटर उसका कितना है, उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका डायमीटर जो होता है वो कम होता है, एक फिंगर के बराबर होता है, इतना पतला सा होता है, या कह लें थोड़ा सा और पतला होता है। तो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह के अंदर उसको चबाते हैं अच्छे से, ठीक है, उसको च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद उसको जब वो अंदर निगलते हैं तो ऐसे में एक पाइप के थ्रू वो अंदर जाता है, जिस पाइप के थ्रू वो खाना अंदर जाता है उसको बोलते हैं इसोफेगस। तो बेसिकली होता क्या है कि खाना जैसे ही पाइप के अंदर आता है तो वो कुछ दूर जल करके इस हिस्से में आ जाता है, इसको बोलते हैं स्टमक, ठीक है। इस स्टमक के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, इसके अंदर HCl वगैरह सिक्रीट होता है और उस खाने के ऊपर मिक्स हो जाता है। अब जब मिक्स हो जाता है तो खाना आगे बढ़ता है, और बड़ी आंत में नहीं आता, पहले छोटी आंत के अंदर आता है। छोटी आंत के अंदर जब आता है तो ऐसे में यही बगल में ही एक स्ट्रक्चर लगा होता है बड़ा सा, उसको बोलते हैं यकृत या फिर लीवर। लीवर के अंदर से बहुत सारे जूसेस सिक्रीट होते हैं, और उसी के अंदर से ही बाइल जूस भी सिक्रीट होता है, जिसका सबसे बड़ा काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना, यानी कि बाइल जूस की वजह से ही मेनली खाना डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ से बाइल जूस सिक्रीट होता है, वो जाकर के खाने में मिक्स हो जाता है। अब ये जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही आता है इसके अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन का मतलब है कि उसके बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स में वो टूटने लगता है। जब वो टूटने लगता है, जब उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है या डाइजेशन होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू ही उसके अंदर यानी कि खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी विटामिन वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें ही स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार के थ्रू, यानी कि जो उसकी वॉल होती है बेसिकली उसकी जो लेयर होती है उसके थ्रू अब्जॉर्ब कर ली जाती है शरीर के काम के लिए, ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके, यानी कि उसको न्यूट्रिएंट जितने भी फूड के अंदर हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, वो सारी चीज़ें शरीर को मिल सके, उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ही ये सारी चीजें सोख ली जाती हैं, यानी कि अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, ठीक। ऐसे में जो खाना है वो धीरे धीरे आगे खिसकता रहता है, उसका डाइजेशन होता रहता है, साथ ही साथ उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे अब्जॉर्ब किए जाते रहते हैं, ठीक। लास्ट में जब पहुंचता है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जब एंड तक पहुंचता है खाना, तो वहां पे पूरी तरह से उसका डाइजेशन हो चुका होता है। जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी विटामिन होते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, उन सभी चीज का अब्जॉर्प्शन भी हो चुका होता है, सिवाय एक चीज के, वो है पानी।
पानी का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं करती, यानी कि जो छोटी आंत होती है वो पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं करती, बाकी जितनी चीजें होती हैं खाने में उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये जो खाना है जो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है, जिसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट सारे कंपोनेंट निकल चुके हैं, अब वो खाना आगे बढ़ेगा सिर्फ क्या लेकर के, पानी लेकर के। पानी के साथ में वो खाना आगे बढ़ेगा, यानी कि जो हम पानी पीते हैं, जो हम खाने में जो पानी उपस्थित होता है, भाई हमको हमारे शरीर को पानी की भी जरूरत होती है, तो ऐसे में उस खाने में सिर्फ पानी बचा रह जाता है, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसके अंदर सिर्फ पानी रह जाता है। अब वो खाना आगे चल करके लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं जो इस खाने को फिर से डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि इसको फिर से वो खाते हैं ताकि जो जरा सा भी कुछ बचा रह गया हो वो भी जो है अब्जॉर्ब कर लिया जाए। उसके बाद ये खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इसके अंदर से लार्ज इंटेस्टाइन पानी को सोखती जाती है, यानी कि अब्जॉर्ब करती जाती है, ठीक है। और ये खाना धीरे धीरे से आगे बढ़ता जाता है। ये जो खाना आगे बढ़ रहा है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। इस मूवमेंट को, जैसे हम चलते हैं तो हमको रनिंग बोलते हैं, वॉकिंग बोलते हैं, वैसे ही जब खाना मूव करता है पेट के अंदर या फिर हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जब मूव करता है खाना, तो उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट ये हुआ कि जो इंटेस्टाइन होती हैं वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, मतलब फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, फैलती हैं सिकुड़ती हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये मान लीजिए खाना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे है, तो इसे दबाएंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे वाला हिस्सा फैलेगा तो उसको गेन कर लेगा, फिर से दबाएगा फिर आगे, तो ऐसे करके फैलती और सिकुड़ती फैलती सिकुड़ती करके ये पूरा खाना जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। और इसमें से जो लार्ज इंटेस्टाइन है पूरी तरह से खाने से पानी सोख लेती है और आगे वो खाना एक वेस्ट मटेरियल के रूप में या फिर जो पॉटी हम करते हैं या फिर स्टूल जो पास आउट करते हैं उसके रूप में धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और इस जगह, ठीक है, इस जगह पे जाकर के इकट्ठा हो जाता है। इस हिस्से को बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम में आकर के स्टोर हो जाता है और टाइम टू टाइम, जैसे भी हम सुबह शाम में जैसे भी जब भी हम टॉयलेट जाते हैं, ऐसी कंडीशन में यहाँ से ये फीसेस के रूप में पास आउट हो जाता है बेसिकली। तो ये होता है पूरा फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। अब बात आती है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या कहाँ पे आती है। देखिए मैंने बताया कि जो बड़ी आंतें होती हैं उनका काम होता है खाने से जितना भी खाने के अंदर पानी है उन सभी पानी को अब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल को आगे बढ़ा देना। लेकिन कुछ समस्या ऐसी आ जाती है जिस वजह से जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं करती है, वो अपना काम जो है ठीक ढंग से नहीं कर पाती है, जिस वजह से या तो ये सारा का सारा पानी खाने में से सोख लेगी, ठीक है। जैसे भाई कोई चीज है तो अगर आपने सारा पानी निकाल दिया तो बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन बन सकती है कि लार्ज इंटेस्टाइन खाने से सारा ही पानी सोख सकती है और ऐसी भी कंडीशन बन जाती है कि ये सारा ही पानी नहीं अब्जॉर्ब करते, यानी कि फूड के अंदर जो पानी उपस्थित है उसको ये पूरी तरह से या फिर बिल्कुल ही अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो बेसिकली ये जो समस्या आई है, ठीक है, ये जो समस्या आई है जिस वजह से या तो ये खाने से पूरा पानी अब्जॉर्ब कर रही है या तो बिल्कुल ही अब्जॉर्ब नहीं कर रही है, इसी समस्या को हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आखिर होता क्या है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। देखिए सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो इसके सिम्टम में सबसे पहले सिम्टम तो आता है कि जो एब्डोमिनल कैविटी होती है जहां ये उपस्थित होते हैं, बेसिकली देखिए यहाँ पे इस जगह पे उपस्थित होते हैं, ठीक। तो लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से में प्रॉब्लम है और यहीं पे दिक्कत हो रही है, डाइजेशन में दिक्कत हो रही है, एब्जॉर्प्शन में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो एब्डोमिनल कैविटी है या फिर जो हमारा पेट है वहां पे आपको दर्द फील हो सकता है। कुछ केसेस में आपको खट्टी डकार आना या फिर खाना उलट उलट के, आपने सुना होगा कुछ लोगों को खाना उलट उलट के आता है, कहते हैं भाई हमको खट्टी डकार आज बहुत आ रही है, या फिर गैस बनना, बहुत ज़्यादा इसमें गैस बनती है, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ से पानी अब्जॉर्ब नहीं होगा, ऐसे में डाइजेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा तो फिर वो आगे चल करके दिक्कत करेगा, तो ऐसे में हमें गैस भी बनने लगती है या फिर हमें वोमिटिंग जैसा फील होना, ऐसे भी कुछ कंडीशन बन सकती है। और अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बन जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो फीसेज है, हमारी जो पॉटी है उसमें कुछ ब्लीडिंग भी होने लगती है, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर रेक्टल ब्लीडिंग भी होने लगती है, या फिर जो हमारा पॉटी है उसका भी कलर थोड़ा सा डार्क जैसा आपको दिखाई दे सकता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज के बारे में कि इसके क्या क्या कारण होते हैं जिस वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। कॉजेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने 4-5 कॉजेज लिखे हैं बेसिकली, जिनकी वजह से हमारे शरीर में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो जाती है। पहले की अगर हम बात करें तो ये है मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द इंटेस्टाइन, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, मैंने अभी आपको बताया कि जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर
एक मूवमेंट चल रही होती है खाने को आगे बढ़ाने के लिए, जिसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस के लिए जो मसल होती हैं बेसिकली इंटेस्टाइन की, वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। तो किसी वजह से जब मसल इसके काम करना बंद कर देती हैं, ठीक है, जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो मसल्स होती हैं वो काम करना जब बंद कर देती हैं, इस वजह से खाना आगे मूव नहीं कर पाता, जिस वजह से भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। सेकंड की अगर हम बात करें तो ये है नर्वस सिस्टम। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है ब्रेन। तो जो ब्रेन होता है वो जिस माध्यम से हमारे शरीर से कनेक्ट रहता है उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अब अगर नर्वस सिस्टम में कोई समस्या आ जाती है, ऐसे में जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का संपर्क ब्रेन से टूट जाता है या फिर कमजोर हो जाता है, जिस वजह से ब्रेन ठीक ढंग से उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता और जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है या फिर डाइजेशन की जो क्रिया है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाती है, जिस वजह से भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम के खराब होने की वजह से भी हो सकती है। थर्ड की अगर हम बात करें तो यह है सीवियर इन्फेक्शन। सीवियर इन्फेक्शन का मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई बीमारी जो जल्दी से ठीक ना हो, यानी कि ऐसी कोई खतरनाक बीमारी टाइप के हमारे अंदर हो गई, मान लीजिए हार्ट की समस्या हो गई या हमें कोई कैंसर की समस्या हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो हमारा मेटाबॉलिज्म है बेसिकली, जो हमारी इंटेस्टाइन है वो ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं करेगी, डाइजेशन ठीक ढंग से नहीं होगा और उस वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हमारे शरीर में बन सकती है। फोर्थ की अगर बात करें तो ये है स्ट्रेस। आप सभी को पता है आज के टाइम में हर कोई स्ट्रेस लेने लगा है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अगर यंग एज में, ठीक है, देखिए एक उम्र के बाद स्ट्रेस लेना आम बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं, ऐसे में आपके ऊपर स्ट्रेस आना है, फिर तनाव आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज के टाइम में चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे फैमिली को लेकर के हो, आज के टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, जो यंगस्टर्स हैं, उन लोग के अंदर जो स्ट्रेस देखी जा रही है, उस वजह से भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या उनके अंदर हो सकती है। भाई जब वो स्ट्रेस लेंगे या फिर तनाव लेंगे, ऐसे में जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो ऐसे में जो खाना है वो ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो ऐसे में उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी और इस वजह से भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या स्ट्रेस के वजह से भी देखी जा सकती है। अब अगर फिफ्थ की बात करें तो ये है चेंज इन गट माइक्रोब। चेंज इन गट माइक्रोब का मतलब ये हुआ कि मैंने अभी आपको बताया था, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स पाए जाते हैं उसके स्टार्टिंग स्टेज में, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ती है, वहां पे कुछ माइक्रोब्स पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया खाने को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन अगर इन माइक्रोब्स के अंदर कोई चेंजिंग आ जाती है या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर वो डेड हो जाते हैं, तो ऐसे में जो खाने का डाइजेशन था वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, जिस वजह से भी ये समस्या देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण रहे या फिर कुछ कॉजेज रहे जिस वजह से बाउल सिंड्रोम की समस्या यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए इसका डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसका डायग्नोसिस बहुत आसान होता है, आप खुद ही पहचान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको खट्टी डकार आ रही है या फिर खाना उलट पुलट के आ रहा है, आपको उलझन सी हो रही है, जो भी मैंने आपको सिम्टम बताया, आपके एब्डोमिनल कैविटी मान लीजिए पेन हो रहा है, तो ऐसे में आप खुद भी पहचान सकते हैं कि आपके अंदर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कंडीशन बन रही है। या फिर अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे में आपसे जब पूछेगा, वो आपकी जब काउंसलिंग करेगा तो ऐसे में उसे पता चल जाएगा कि आपके अंदर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो गई है। या मान लीजिए कुछ केसेस में अगर नहीं पता चल पाता है तो ऐसे में डॉक्टर आपकी एंडोस्कोपी करा सकता है। उसमें दो तरह की होती है, अपर एंडोस्कोपी करा सकता है या फिर वो कोलोनो एंडोस्कोपी करा सकता है। या अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ गई है तो ऐसे में एक्सरे और सिटी स्कैन भी किया जा सकता है। तो बेसिकली इन तरीकों से डायग्नोसिस किया जा सकता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। बात आती है इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। देखिए इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशन देगा, कुछ दवाएं देगा जिसको आप खा करके पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दूसरा जो तरीका है उसमें आप बिना डॉक्टर के घर पे ही इसका इलाज कर सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए जो आप खाना खाते हैं आप कोशिश करें कि उसके अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। आप ऐसे आइटम को, ऐसी चीज़ों को शामिल करें अपने खाने में जिसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि होता क्या है कि जो फाइबर होता है वो हमारे इंटेस्टाइन को रिपेयर करता है, साथ ही साथ हमारे डाइजेशन में और खाने के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। और आपको जो खाने का रूटीन है उसको भी आप सेट कर लें। जैसे मान लीजिए सुबह के टाइम में अगर आप 10 बजे खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि डेली आप 10 से 10:30 के बीच में खाना खा लें, और जो रात का टाइम है उसको भी आप फिक्स कर लें, उसी टाइम पे आप खाना खाएं। जिससे होगा क्या कि जो आपका खाने का जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो पाएगा। और ये समस्या है यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो समस्या है ये ज़्यादातर महिलाओं के अंदर देखी जाती है, खास करके उन महिलाओं के अंदर जो महिलाएं घर पे रहती हैं और ज़्यादा काम नहीं करती हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप काम नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते,
ऐसे में आपको जो मेटाबॉलिज्म है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, तो ऐसे में ठीक ढंग से डाइजेशन नहीं हो पाएगा। अब जब ठीक ढंग से डाइजेशन नहीं होगा तो ऐसी समस्या देखी जा सकती है। तो आप कोशिश करें कि थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें। जब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपको जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा फास्ट होगा तो उस वजह से डाइजेशन भी प्रॉपर हो पाएगा और आपके अंदर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या नहीं होने पाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ऐसे में आपके अंदर अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या है तो वो दूर हो जाएगी, अगर नहीं है तो कभी भी आपके अंदर ऐसी समस्या नहीं होनी पाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि इसके बारे में लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।